एक मिनट, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या चंद्रयान 3 इज द फर्स्ट मिशन बाय इसरो जो कि चांद पे उतरा है? वेल, मजे की बात, नो, चंद्रयान 3 इज नॉट द फर्स्ट मिशन जो कि चांद पे उतरा है। एक्चुअली इससे पहले चंद्रयान 1 वाज द फर्स्ट मिशन जो कि चांद पे लैंड हुआ था। बेसिकली वो एक क्रैश लैंडिंग कहलाती है। लैंडिंग की भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। एक क्रैश लैंडिंग होती है जो कि बहुत ही धमाकेदार जाके लैंडिंग होती है, और एक ऐसी लैंडिंग होती है जो कि बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग होती है, जो कि हमारे चंद्रयान 3 में हुई है। अलबत्ता मजे की बात यह है कि चंद्रयान 1 वाज द फर्स्ट मिशन जिसने 2008 में चांद के ऊपर वाटर आइडेंटिफाई किया था, मतलब चांद के ऊपर पानी है। ये बेसिकली इसरो के चंद्रयान 1 के मिशन के अंदर हमें पता चला था, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, और उस टाइम उस मिशन की कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीस के अंदर बनती थी 1400 करोड़, मतलब 1400 करोड़ रुपए का मिशन था। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि वो मिशन था सक्सेसफुल। अलबत्ता फिर टाइम गुजरा, इसरो ने कहा कि भाई हम थोड़ी और तरक्की करेंगे, थोड़ा और चांद के ऊपर जाएंगे और अच्छे से जाएंगे। काफ़ी टाइम तक वो मेहनत करते हैं, और तकरीबन 11 साल बाद टाइम आया चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था। चांद के ऊपर जाके लैंड होना था उसके अंदर इसी तरह आपको एक ऑर्बिटर देखने को मिलता था, एक लैंडर देखने को मिलता था, एक रोवर देखने को मिलता था। बट अनफॉर्चुनेटली ऑर्बिटर तो सैटेलाइट में चला गया था चांद की, लेकिन जो लैंडर था वो बिल्कुल 2.1 किलोमीटर के पास जाके क्रैश कर गया था। एंड अगर मैं इन तीनों चंद्रयान मिशन की कॉस्ट की बात करूं इन पाकिस्तानी रुपीस, तो चंद्रयान 1 की कॉस्ट बनती थी 1400 करोड़ रुपीस, चंद्रयान 2 की कॉस्ट थी 3553 करोड़ एंड चंद्रयान 3 की कॉस्ट थी 2234 रुपीस। वेल, ये तो बात होगी ना पास्ट की। अब बात करते हैं प्रेजेंट की, मतलब चंद्रयान 3 की। लेकिन हाँ, बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस वाज नॉट जस्ट अ सक्सेस ऑफ इंडिया, एक्चुअली इट्स अ सक्सेस ऑफ होल कम्युनिटी एंड स्पेशली सक्सेस ऑफ स्पेस साइंस इंडस्ट्री इन होल वर्ल्ड। क्योंकि होता क्या है कि जिस टाइम भी किसी भी नेशन का या किसी भी स्पेस एजेंसी का कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है या कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च होता है, वो कोई ना कोई डाटा या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्पेस से लेकर आते हैं, जो कि हम यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में डाटा वगैरह लेते हैं, उसे यूज करके नेक्स्ट कोई ना कोई स्पेस मिशन करते हैं। तो इसी तरह सेम लाइक दैट चंद्रयान 3 भी जिस टाइम जो डाटा लेकर आएगा वो शेयर होगा, और उस डाटा को यूज करते हुए हम अपने चांद को और अच्छे से समझ सकेंगे। तो जैसा कि हमें पता है 23 अगस्त 2023 के ऊपर फाइनली चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हो गया था चांद की ज़मीन के ऊपर। लेकिन मज़े की बात यह है कि इससे एग्जैक्ट एक दिन पहले रशिया का एक मिशन था लूना 25, जो कि बेसिकली एग्जैक्टली साउथ पोल के ऊपर मून के लैंड होने वाला था। और बेसिकली ये रशिया की आफ्टर 47 ईयर्स अटैम्प्ट थी, मतलब 47 ईयर्स के बाद उनकी ये कोई अटैम्प्ट थी जिसके ऊपर तकरीबन उनका 1600 करोड़ रुपया लगा था इस मिशन के ऊपर। एंड जस्ट इसके एक दिन पहले उनका वो मिशन चांद के ऊपर क्रैश हो गया था। बताने का मकसद ये है कि वी थिंक लाइक कि हाँ यार, ये तो बड़ा आसान सी चीज़ है ना, बड़े मज़े से हम लोग जाके बस लैंड कर देंगे चांद के ऊपर और आसानी से कर लेंगे। एक्चुअली चांद के ऊपर लैंड करना है, बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग करना, इतना भी आसान काम नहीं था। इस वजह से चंद्रयान 2 भी जिस टाइम फेल हुआ था, उसकी यही वजह थी कि शायद हम ये समझ रहे थे कि इतना आसान होगा, लेकिन उस टाइम कनेक्शन का इशू बन गया था और वो फेल हो गया था। लेकिन दिस टाइम चंद्रयान 3 को इतने अच्छे से बनाया गया था कि इवन साइंटिस्ट का ये कहना था कि तमाम मीटर्स भी इवन अगर फेल हो जाते हैं फिर भी हम एक अच्छी सॉफ्ट लैंडिंग कर देंगे। एंड फाइनली चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड हो गया 23 अगस्त के ऊपर, और ये बेसिकली 14 जुलाई 2023 के ऊपर लॉन्च हुआ था। और उस रॉकेट के अंदर मेनली इस मिशन की 3 डिवाइसेस थी, जिसके अंदर एक प्रोपल्जन था, एक लैंडर था और एक रोवर था। एंड इन तीनों डिवाइसेस के ऊपर टोटल 7 पेलोड्स लगे हुए थे। अब पेलोड्स क्या होते हैं? पेलोड्स बेसिकली वो सेंसर्स कह सकते हैं या वो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करेंगे डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डाटा को गैदर करने के लिए, जिसके ऊपर हम फर्दर काम करेंगे। जिसमें से एक और सबसे पहला पेलोड लगा हुआ है प्रोपल्जन के ऊपर, विच इज SPHP, स्टैंड्स फॉर स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। अब इतना मुश्किल से अगर इसका नाम है तो भी आखिर काम क्या है इसका? तो बेसिकली इसका काम होगा हमारी अर्थ को ऑब्जर्व करना। जी, हम आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार ये चांद के लिए मिशन लॉन्च हुआ था, चांद को बेसिकली प्रोपल्जन ऑर्बिट कर रहा होगा, तो हमारी अर्थ को क्यों ऑब्जर्व करेगा? अर्थ को ऑब्जर्व करना तो अर्थ के ऑर्बिट में आके से ऑर्बिट करता। तो देखो यहाँ पे भी एक साइंस है। हम रहते हैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर, और इवन इस सोलर सिस्टम के अंदर कितने सारे प्लेनेट्स हैं, अराउंड अबाउट 500 बिलियन प्लेनेट्स कहा जाता है कि हमारी गैलेक्सी के अंदर है। इनमें से कोई ना कोई तो ऐसा प्लेनेट होगा ना जिसके ऊपर हम जाके रह सकते हैं, जिस प्लेनेट को कहा जाता है एक्सो प्लेनेट। अब पॉइंट ये कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई
ये प्लेनेट एक एक्सो प्लेनेट है जिसके ऊपर जाके हम इजीली रह सकते हैं, जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये पेलोड हमें हेल्प करेगा। बेसिकली हम किसी भी एक्सो प्लेनेट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किसी भी प्लेनेट से, किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही होती है उस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। अब उस लाइट के अंदर काफ़ी सारा डाटा होता है। उस लाइट के अंदर एक जनरल लाइट होती है, उसके अंदर माइक्रोवेव होती हैं, उसके अंदर एक्स रेज होती हैं, उसके अंदर इंफ्रारेड होती है। और बेसिकली इन सारी रेज को स्कैन करके, डिटरमाइन करके हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आइदर ये एक एक्सोप्लैनेट है या नहीं। एंड इस सारे प्रोसेस को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बेसिकली होता क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है, जिस टाइम उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एलिमेंट उस लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि अपने एलिमेंट या अपनी एक बनावट के लिहाज से वो लाइट ऑब्जर्व कर सकता है, उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और कुछ लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अब हर एलिमेंट या हर मटेरियल के अंदर उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो किसी वेव की लाइट को ऑब्जर्व करता है और किसी वेव की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड बेसिकली जिस टाइम किसी भी मटेरियल या एलिमेंट के थ्रू वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुंचती है, तो हम उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और हम ये फाइंड करते हैं कि आइदर इस प्लेनेट से जो लाइट आ रही है उस प्लेनेट के ऊपर कौन सा एलिमेंट या कौन सा मटेरियल ज़्यादा है या कम है। उससे हमें ये पता चलता है कि क्या उधर लाइफ पॉसिबल होगी या नहीं। तो अब ये कंफर्म करने के लिए कि जो लाइट का डाटा हमारे तक आ रहा है, क्या वो लाइट का डाटा इतना सॉलिड है कि हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं, तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए हमने कहा कि क्यों ना हम अपनी ही अर्थ के थोड़े से दूर एक मीटर को रख दें, जो कि हमारे ही अर्थ से निकली हुई लाइट को डिटेक्ट करेगा और हमें पता चलेगा कि आखिर हमारे पास जो मेजरमेंट टूल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने अच्छे से किसी भी प्लेनेट को या किसी भी एक्सो प्लेनेट को डिटेक्ट करते हैं, ताकि आज हम अर्थ को अच्छे से डिटेक्ट कर सकेंगे, कल को इसी डाटा को यूज करते हुए हम बाकी यूनिवर्स के अंदर, बाकी गैलेक्सी के अंदर या बाकी सोलर सिस्टम्स के अंदर किसी भी एक्सोप्लैनेट को आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो बेसिकली ये जो पहला पेलोड है SPHP, ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा किसी भी एक्सोप्लैनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगर नेक्स्ट पेलोड की बात करें तो वो लगे हुए हैं हमारे लैंडर के अंदर, और लैंडर के अंदर बेसिकली हमें 4 पेलोड्स देखने को मिलते हैं। और इस लैंडर के ऊपर जो 4 पेलोड लगे हुए हैं उनका बेसिकली काम होगा चांद के टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करना, चार्ज एटमॉस्फेयर को स्टडी करना एंड बाकी सारी और स्टडीज करना, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना ताकि हमारे काम आ सके। जिसमें से पहले पेलोड का नाम है ILSA, इंस्ट्रूमेंट लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका काम होगा बेसिकली चांद की जो सरफेस है और जो लैंड है उसकी हिल जुल को आइडेंटिफाई करना। देखो जिस तरह हमारे अर्थ के ऊपर ज़लज़ला होता है तो हमारी अर्थ भी हिलती है ना, तो इसी तरह चांद की जो सरफेस है अगर वो किसी भी वजह से कभी भी कहीं हिल जुल करती है तो उसको आइडेंटिफाई करना और इसको स्टडी करने के लिए ये पेलोड, ये टूल यूज़ होगा। ये टूल बेसिकली लैंडर के साथ ही कनेक्टेड होगा, वहाँ से लटक के चांद की सरफेस के साथ जाके टच होगा, और जैसे ही चांद की सरफेस के ऊपर कभी भी कोई हिलजुल होती है तो लैंडर को इसके बारे में पता चल जाएगा। लैंडर के सेकंड पेलोड का नाम है रंबा LB, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड, और इसका काम होगा हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड प्लाज्मा एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट करना। अब देखा जिस तरह कहा जाता है कि चांद के ऊपर किसी किस्म का एटमॉस्फेयर नहीं है, जी हाँ एटमॉस्फेयर तो नहीं है, बट देयर आर चार्ज पार्टिकल्स ऑन मून अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सरफेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्ज पार्टिकल आते कहाँ से, तो एक्चुअल में जो हमारा सूरज है उससे बहुत ज्यादा हैवी रेज निकलती हैं जो कि डायरेक्टली चांद एंड अर्थ की तरफ आ रही होती हैं। तो इस वजह से लैंडर के ऊपर एक स्टिक टाइप ऑफ स्केल लगा हुआ है जो कि बेसिकली निकलेगा और उसके बाद जितना भी चार्ज पार्टिकल्स का एटमॉस्फेयर है चांद के ऊपर उसको स्टडी करेगा और पता करेगा कि आखिर ये कितना खतरनाक है उधर। क्योंकि भाई अगर कल को हमने चांद के ऊपर जाके रहना है तो हमें पता होना कि वहाँ पे किस लेवल के चार्ज पार्टिकल है चांद के ऊपर, आइदर वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं बुरे हैं। ओबियसली अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन कितने खतरनाक हो सकते हैं और क्या हम उसे टैकल कर सकते नहीं कर सकते, वो हम इसी टूल के थ्रू पता करेंगे और इसी स्टडी के थ्रू हमें पता चलेगा। नेक्स्ट लैंडर के पेलोड की बात करूँ तो इसका नाम है कैस्टी, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। बेसिकली ये पेलोड चांद के टेम्परेचर को स्टडी करेगा। होगा क्या कि लैंडर से एक स्टिक निकलेगी और वो स्टिक सीधी चांद की सरफेस में 10 सेंटीमीटर तक अंदर धंस जाएगी। जब धंस जाएगी अच्छे से उसके बाद लैंडर के अंदर एक हीटर लगा हुआ है, वो गर्म होगा और उस हीटर के साथ ये स्टिक कनेक्ट हुई भी होगी। इसकी वजह से स्टिक पूरी गर्म होगी एंड चांद के सरफेस तक अंदर 10 सेंटीमीटर तक जो सरफेस होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएगी। एंड जब अच्छे से वो सॉइल रोस्ट हो जाएगी तो उसके बाद वो हीटर बंद कर दिया जाएगा एंड उसके बाद ली जाएंगी रीडिंग्स, इनसाइट्स के भाई आखिर ज़मीन जिस टाइम इतनी तेज़ गर्म हो जाती है चांद की, तो उसके बाद अंदर से हमें क्या डाटा देखने को मिलता है। एंड बेसिकली ये ह्यूमन
ह्यूमन कॉलोनी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब हमें डिफरेंट केमिकल्स के बारे में पता चलेगा इसकी वजह से कि आखिर ज़मीन के अंदर किस किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फ़ायदा हम आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। लैंडर के ऊपर लास्ट पेलोड लगा हुआ है LRA, लेजर रिफ्लेक्टोमीटर अरे। अब बेसिकली इसका काम क्या होगा कि जिस टाइम हम दुनिया से एक लेजर लाइट भेजेंगे चांद की तरफ, सो इट विल डिटेक्ट एंड रिफ्लेक्ट बैक दैट लेजर लाइट टू अर्थ इन सेम डायरेक्शन। बेसिकली ये हमें मून के डायनेमिक्स को समझने में बड़ी आसानी करेगा एंड इट विल बी लाइक हमने चांद के साथ किसी किस्म की कोई रस्सी बांध दी है। मतलब यहाँ से हम जो लेजर भेज रहे होंगे वो एग्जैक्ट मून के उस रिफ्लेक्टोमीटर के ऊपर लग रही होगी और वहां से वो एग्जैक्ट लेजर लाइट हमें वापस मिल रही होगी। एंड इससे हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिकली ये पता चलता रहेगा कि आखिर मून इस टाइम पे किधर है, चांद कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल मूव इसकी क्या है, और इस तरह की सारी चीजें हम पता चलती रहेंगी। चांद इस टाइम दुनिया से कितना दूर हुआ है, कितना करीब हुआ है। अलबत्ता जो यूएसए का अपोलो मिशन था उस टाइम पे भी चांद के इस तरह के रिफ्लेक्टोमीटर भेजे गए थे। मतलब जब हम उसके ऊपर लेजर मारेंगे अर्थ से तो हमें रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। पता नहीं वो रिफ्लेक्टोमीटर हमने कभी यूज क्यों नहीं किया या हमें कभी डाटा मिला नहीं है। वेल सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोलो मिशन वाकई रियल था या नहीं। वेल आपके क्या कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर ये तो बात होगी ना लैंडर के पेलोड की। अब बात करते हैं रोवर के पेलोड की। वेल वेट एक मिनट, क्या आपको ये पता है कि रोवर आखिर किस बला का नाम है, रोवर आखिर है क्या चीज? अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ है इसके अंदर से मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटर है जो कि ऑर्बिट करेगा पूरे मून को। उसके बाद एक लैंडर है जो कि लैंड करेगा मून की सरफेस के ऊपर जाके। एंड बेसिकली लैंड होने के बाद भाई इसके अंदर एक बड़ी छोटी सी बड़े मजे की गाड़ी भी है। ये गाड़ी निकलेगी उस लैंडर के अंदर से जिसका नाम है रोवर, और वो गाड़ी बेसिकली मून की सरफेस के ऊपर चलती फिरती रहेगी। मतलब हर जगह ना ऐसे घूमती फिरती रहेगी और डाटा कलेक्ट करती रहेगी और वो डाटा हमें देगी। एंड इस गाड़ी के ऊपर लगे हुए हैं कुछ पेलोड्स। बेसिकली वो 2 पेलोड्स हैं, आखिरी जो 2 इस मिशन के पूरे पेलोड्स बचते हैं। एंड उन पेलोड से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस रोवर का वेट तकरीबन 26 kg है। एंड बेसिकली ये यूज करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी को मून के ऊपर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड अगर रोवर के पहले पेलोड की बात करूं तो इसका नाम है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और ये रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज करेगा डाटा को एनालाइज करने के लिए। ये बेसिकली लेजर की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपको काफी सारे रेजर पार्टिकल देखने को मिल जाते हैं जिनका नाम है सीरियम 244। ये बहुत ही प्रीशियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि एक्सरेज को बेसिकली यूज करेगा। एंड इसी के बीच में एक डिटेक्टर लगा हुआ है जो कि बेसिक उन रेज को डिटेक्ट करके डाटा कलेक्ट करेगा। अब ये काम कैसे करेगा? ये बेसिकली एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल एक्सरेज जो कि एमिट करेगी रेडिएशन, और वो रेडिएशन जाके लगेगी सरफेस के सॉइल के ऊपर। अब बेसिकली जिस टाइम सॉइल के ऊपर वो रेडिएशन लगेगी तो कुछ पार्टिकल्स उस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेंगे एंड कुछ उसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब जितनी क्वांटिटी की रिफ्लेक्शन आएगी और जितनी क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन होगी वो जो उसके अंदर डिटेक्टर लगा हुआ उसे डिटेक्ट कर लेगा। एंड जब ये सारी डिटेक्शन होगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर जमीन के अंदर हमें कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पेक्ट्रोमीटर यूज करेंगे हम अपने एक्सोप्लैनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो प्रोवर्जन रोवर के पेलोड के अंदर लगा हुआ है। अलबत्ता ये जो आपको यहाँ पे पेलोड देखने को मिलता है इसमें से जो मेन एलिमेंट हम डिटेक्ट करेंगे इसकी मदद से वो स्पेशल एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कैल्शियम, आयरन एंड सिलिकॉन। जब हम इन सब एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मून की सरफेस के ऊपर आखिर हमें ये सारे एलिमेंट्स कितनी मिकदार में मिलते हैं। और इस रोवर के लास्ट पेलोड का नाम है लिबा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अब ये काम किस तरह करती है कि रोवर के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर लगी हुई है। ये लेजर मून की सरफेस एंड चट्टानों के ऊपर बहुत तेजी से मारी जाएगी। इसकी वजह से जो आपकी सरफेस होगी, चट्टान होगी, वो एक प्लाज्मा की शक्ल ले लेगी। जिस टाइम वो प्लाज्मा की शक्ल में आएगी तो हम उस लेजर को मारना बंद कर देंगे। उसके बाद वो जो जगह होगी वो जिस टाइम अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएगी, नॉर्मल स्टेट एनर्जी में आएगी, तो उससे एमिट होगी कुछ वेव्स और हम बेसिकली उस वेव को डिटेक्ट करेंगे। एंड उस वेव को डिटेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि आखिर इस सॉइल के अंदर, इस चट्टान के अंदर कितने मिनरल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मटेरियल्स हैं, जिससे हमें पता चले कि एक्चुअल मून की सरफेस कितनी वैल्यूएबल है। अब बात ये आती है कि भाई आखिर ये सारा डाटा हमारे पास आएगा कैसे,
क्या ये जो जितना भी मिशन है, ये रोवर या लैंडर है, ये जिस टाइम कंप्लीट होगा मिशन तो क्या उड़ के वापस हमारे पास आ जाएगा और उसके अंदर जो यूएसबी लगी होगी उसे निकाल के हम अपने कंप्यूटर में लगाएंगे और सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये जो मिशन है कभी भी उड़ के वापस नहीं आ सकता क्योंकि इतनी उसके अंदर एनर्जी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे चीज़ ये है कि जो आपका रोवर है वो एक सोलर पावर्ड है। अब ऐसे जो हमारा लैंडर है वो भी सोलर पावर्ड है, तो जो रोवर है वो अपना कनेक्शन बनाएगा लैंडर के साथ। बेसिकली जितना भी डाटा होगा रोवर वो सारा डाटा लैंडर को भेज रहा होगा। अब लैंडर से हमारे तक डाटा कैसे आएगा? तो ये लैंडर बेसिकली अपना कनेक्शन बनाएगा अपने ऑर्बिटर के साथ। एक मिनट, ऑर्बिटर के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं, वो तो प्रोपल्जन था जो मैंने आपको बताया था। ऑर्बिटर तो हमने लॉन्च ही नहीं किया इस दफा, तो भैया ऑर्बिटर कहाँ से आ गया? जी हाँ, यहाँ पे तो चंद्रयान ने काम किया है बहुत अच्छे वाला, मतलब इसरो ने दिमाग इस्तेमाल किया है। इन्होंने जो चंद्रयान 2 के टाइम पे अपना ऑर्बिटर भेजा था चांद की तरफ, वो तो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था ना। हमारा लैंडर तबाह हुआ था चंद्रयान 2 के टाइम पे, तो ऑर्बिटर तो अच्छे से काम कर रहा था। तो इसरो ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है हम उसे ही यूज करेंगे डाटा को रिसीव एंड सेंड करने के लिए, एंड बाकी जो लैंडर है, रोवर है, वो हम नया लॉन्च कर देते हैं। मतलब उन्होंने पुरानी चीज को जाया नहीं होने दिया, अक्लमंदी से उसे यूज किया है। तो बेसिकली जो ये पुराना ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का, हम उसे ही यूज करेंगे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो हो क्या रहा है, बेसिकली रोवर से डाटा आ रहा है लैंडर तक, लैंडर से डाटा आ रहा है मून के ऑर्बिटर तक जो कि मून के अराउंड घूम रहा है। फिर मून का वो डाटा, जो मून का ऑर्बिटर के अंदर जो डाटा आया, वो डाटा आ रहा है अर्थ की सैटेलाइट के अंदर जो कि अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रही है। फिर इस सैटेलाइट से वो डाटा जाएगा इसरो के स्टेशन के पास जहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो दोबारा से हम देखते हैं, रोवर से डाटा आया लैंडर के पास, लैंडर से डाटा आया ऑर्बिटर के पास, ऑर्बिटर से डाटा आया सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट से डाटा आया स्टेशन के पास। इतना सारा मामला करना पड़ेगा, इतना सारा पाथ हमें बनाना पड़ेगा ये डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड बेसिकली सारा डाटा एक्सट्रैक्शन का काम होगा ओनली इन 1 लूनर डे, मतलब दुनिया के 14 दिन के बराबर 1 लूनर डे होता है। एंड जी हाँ, ये मिशन जस्ट 14 दिन तक चलेगा। जितना डाटा हम कलेक्ट करेंगे 14 दिन के अंदर वो सारा हमारे पास आएगा। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ जाती है उसकी वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देंगे। अब बात यह थी कि भाई हम इतना सारा डाटा एक्सट्रैक्शन जो कर रहे हैं, इतने ज़्यादा डाटा को हम कब और किस तरह यूज़ करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे जिस टाइम हम स्पेस के अंदर स्पेसिफिकली लूनर के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाने का सोचेंगे, कोई बेस बनाने का सोचेंगे, तो हर दफ़ा हम दुनिया से सारी मटेरियल, दुनिया से सारी चीज़ें लेके जाने के काबिल नहीं होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट जिस टाइम हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि चांद के ऊपर किस किस किस्म का मटेरियल है, किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जब ये सारा हमें पता चल जाएगा तो कल को हमें इससे काफ़ी हेल्प होगी। मतलब हमने जस्ट चांद पे जाना होगा, वो चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है और वहीं पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद वहीं पे उन्हें यूज़ करके हम अपने एक बेस बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हम यहाँ से सब कुछ लेके जाएँ चांद के ऊपर, वो काफ़ी मुश्किल और महंगा हो जाएगा। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि चंद्रयान 3 को आपको आसान अल्फाजों के अंदर समझा सकूँ कि एक्चुअल चंद्रयान 3 क्या है, उसके अंदर जो पेलोड्स लगे हैं बेसिकली किस काम के। बात वही है ना कि लैंड तो हो गया, ठीक है, हमें समझ आ गया भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें आखिर ये समझ आने की ज़रूरत थी, क्यों इतनी ज़्यादा हाइप बनी थी, क्यों इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मिशन था। तो अब आपको शायद समझ आई होगी कि क्यों ये मिशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और जो डाटा आएगा वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। एंड जिस तरह मैंने बात शुरू में कही थी कि ये कोई सिर्फ इंडिया की सक्सेस नहीं है, ये एक्चुअल में पूरी स्पेस इंडस्ट्री की सक्सेस है, जिसे हमें ये पता चलेगा कि भाई चांद पे क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या केमिकल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके कल को काफ़ी सारा काम ले सकते हैं। अब जिस तरह हमें कभी नासा से कुछ हेल्प मिलती है डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्पेस के बारे में जानने को मिलती है, कभी किसी जापान से मिलती है, कभी रशिया से मिलती है, तो इस तरह सारे कंट्री मिलके हेल्प करते हैं स्पेस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसा हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई ये मिशन इस कंट्री ने लॉन्च किया है तो ये उस कंट्री ने लॉन्च किया तो ये उस कंट्री ने लॉन्च किया है। जिस भी कंट्री ने लॉन्च किया, अगर वो मिशन स्पेस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है तो जी हाँ, वो मिशन इज्जत के काबिल है। एंड मजे की बात है कि ये तो अभी चांद के ऊपर इसरो ने अपना मिशन लॉन्च किया था ना, नेक्स्ट मिशन वो लॉन्च करने वाले हैं अपने सूरज की तरफ। यहाँ सूरज को आइडेंटिफाई करने के लिए और सूरज किस तरह से काम करता है उसको स्टडी करने के लिए। आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो यार इसको शेयर कर दो ताकि बाकियों को पता चले कि एक्चुअली मिशन कितना इंपॉर्टेंट था और क्या क्या हमें इससे देखने को और सीखने को मिलेगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।